तो पिछले क्लास में हम लोगों ने महाद्वीप चैप्टर का प्रथम भाग पढ़ा था। अब आगे उसका जो उत्तरी अमेरिका के बाद से कंटिन्यू कराएंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में मतलब बिल्कुल शुरू से थोड़ा सा बताते हैं। उसका लोकेशन कहाँ है आपको पता है? ऊपर है, ऊपर कनाडा था, नीचे क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका था, है ना। कुछ पॉइंट्स अगर उसमें नोट करना हो तो कर सकते हैं। कहाँ तक लिखा है उसमें बताइए। जैसे सब ये लिखिए, हाँ एस्किमो वगैरह बता दिया ना। एक चीज ये लिख लीजिए, क्यूबा वहाँ शहर है, मतलब शहर नहीं है, सॉरी देश है क्यूबा। इसको जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। स्टार देखिए उसमें तो पॉइंट ये भी लिख लीजिए। लेक सुप्रियर तो लिखवा दिए थे। चलिए एक चीज लिखिए, नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात, ठीक। लिखिए कि यह यूएसए एवं कनाडा के मध्य में है। यूएसए और कनाडा का जो बॉर्डर है वहां पर क्या है? नियाग्रा जलप्रपात है। यह विश्व की सबसे बड़ी जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर ये वैसे आप कनाडा सबसे बड़ी जलप्रपात। मतलब क्वेश्चन इसमें से यही बनेगा कि सबसे बड़ी जलप्रपात कौन है, तो नियाग्रा, ठीक। ये नहीं पूछेगा कि कहाँ है, या फिर इरी और ओंटारियो दो झील है उसी पे है, तो झील भी नहीं पूछेगा, ठीक। सिर्फ पूछेगा के बीच में, हाँ कंट्री के बीच में, तो हाँ वही नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा कि सबसे बड़ी जलप्रपात कौन है। अब जलप्रपात की बात आ गई है तो ये भी लिख लीजिए, एंजिल जलप्रपात। एंजिल, वेनेजुएला में, वेनेजुएला एक बकर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अब, दक्षिण अमेरिका, वेनेजुएला, ठीक, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित है एंजिल जलप्रपात। नदी का नाम क्या है? कैरो। यह विश्व में सबसे ऊंची जलप्रपात है। डैश जगह सिर्फ लिख दीजिए विश्व की सबसे ऊंची, पूरा सेंटेंस मत लिखिए, हो गया। भारत की भी लिख लीजिए, स्टार तक नीचे। जोग या गरसोप्पा, जोग लिख रहे हैं, जोग या गरसोप्पा भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। डैश देकर दे दीजिए ऐसे, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात, ठीक। लिख लीजिए शरावती नदी के तट पर, जोग या गरसोप्पा शरावती नदी के तट पर स्थित भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है, हो गया। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात, ठीक। नर्मदा नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी जलप्रपात है। डैश देकर लिख दीजिए, जबलपुर मध्य प्रदेश में। एक बार जब जलप्रपात पढ़ा है तो चारों एक साथ लिखा दिए, आपको पढ़ने में आसानी होगी जब पढ़ेंगे। अब इसको इंडिया में पढ़ाते तो कुछ जलप्रपात दो यहाँ रह जाते हैं, दो वहाँ रह जाते हैं, समझ रहे, इसलिए एक साथ करा दिया उसको, ठीक है। आपका उत्तरी अमेरिका लगभग खत्म हो गया। सर ये दुनिया के कितने % भाग पड़े? कितने प्रतिशत भाग पड़े उत्तरी अमेरिका? देखिए उतना जरूरत नहीं है, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग पे है, उसकी पॉपुलेशन, ये सब क्या है कि जानने के लिए फैक्ट्स ये सब जरूरी नहीं होते हैं, ठीक है। फैक्ट्स तो बहुत सारे हैं। चलिए अब लिखिए, अब
दक्षिण अमेरिका। बाकी आपको खुद से पढ़ना हो तो आप पढ़िए, लेकिन हम कहेंगे कि ऐसे जो फैक्ट होते हैं उनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी बहुत सारे ऐसे भी फैक्ट होते हैं जो हमसे छूट सकते हैं, तो उसको आप जब बुक पढ़ेंगे तो उस पर ध्यान दीजिए। दक्षिण अमेरिका के बारे में लिखिए। देखिए दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी देश, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ा देश रह सका ब्राजील। देखिए क्या लिखा, अफ्रीका लिखेंगे अमेरिका लिखें? दक्षिण अमेरिका ही लिखें। दक्षिण अमेरिका के 2 भू आवेष्टित, इसको लैंड लॉक हिंदी में बोलते हैं, भू आवेष्टित, इसका मतलब समझाते हैं। दक्षिण अमेरिका के 2 भू आवेष्टित देश, डैश दीजिए, बोलिविया, क्या बोलिविया देश का नाम है, एवं पराग्वे। ठीक है, भू आवेष्टित को इंग्लिश में कहते हैं लैंड लॉक्ड, मतलब ऐसा देश जो किसी भी किनारे से समुद्र से ना सटा हुआ हो, यानी चारों ओर से कोई भी देश उसको घेरे हुए, जैसे नेपाल है हमारा बगल में है, उसके इधर से हम लोग इंडिया है, उधर से उस पार से चाइना है, यानी कहीं से भी समुद्र से सटा हुआ नहीं है। ठीक, तो बोलिविया और पराग्वे दो देश हैं वहाँ के जो भू आवेष्टित हैं। ठीक, स्टार देखिए, इसमें एक और लिख लीजिए, सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कजाकिस्तान। डैश, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कजाकिस्तान, ठीक है। बाकी कुछ नहीं पढ़ना है आप लोग इसमें, एंजिल वगैरह तो पढ़ा दिए। इंडिश पर्वत इसी, हाँ उसको भी लिख लो। उसमें सर सिकोवा नाम के वो पौधे पाए जाते हैं। चलिए, पौधा जरूरी नहीं है, सिर्फ एंडीज जान लीजिए। ठीक, लिखिए उसको भी, देखिए एंडीज नामक पर्वतमाला, चाहे पर्वत श्रृंखला, एंडीज। एंडीज नामक पर्वत श्रृंखला, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, मतलब स्थित है, पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। डैश देकर एक और इसमें लीजिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। बाकी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स है जो आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, अफ्रीका लिखिए। अफ्रीका महादेश, ठीक। देखिए इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप का मतलब क्या है कि अफ्रीका में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, मतलब संसाधन, वहाँ पे सोने के खाने हैं, हीरे के खाने हैं, पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, कोयला बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ विश्व में सबसे अधिक गरीबी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ लोगों के पास उतनी कहें तो बौद्धिक क्षमता नहीं है, लोग संगठित नहीं है, हाँ वही ना, मतलब बौद्धिक क्षमता नहीं है, अशिक्षित है, इसके चलते वो अपने संसाधनों का अच्छे से उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है। जैसे एक तरह से देख झारखंड में भी, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है भारत में, लोहा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सबसे पहला स्टील प्लांट जो है
वहीं पे लगा जा सकते हैं बोकारो उसे ना? बोकारो स्टील सिटी। स्टील। ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ भी लोग प्रदूषित शहर से झरिया झारखंड में। हम्म, सर विश्व का सबसे गर्म स्थान विश्व का सबसे गर्म स्थान आपका डेथ वैली है। अमेरिका का। हाँ, तो छूट गया है, देखिए एक दो पॉइंट्स होते हैं वो छूट जाते हैं, आप बाद में जब पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा। ठीक है, और फिगर लिखिए। जी सर। देखिए यह ऐसा महादेश है जिससे होकर कर्क रेखा ब्रैकेट में लीजिए 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, कॉमा विषुवत रेखा 0 डिग्री ब्रैकेट में, एवं मकर रेखा मतलब 23.5 डिग्री साउथ। ओके, तीनों रेखाएं पास करती हैं, गुजरती हैं। पूछा होता है। पूछा हुआ। ठीक? सर विश्व रेखा 0 डिग्री। हाँ 0 डिग्री। देखिए विश्व का सबसे बड़ा पर्वत स्थल सहारा, जो दक्षिण अफ्रीका में पर्वत स्थल उसका नाम क्या है? सहारा उत्तर अफ्रीका में है। सॉरी हाँ कालाहारी, ठीक, कालाहारी में अवस्था, कालाहारी में अवस्था लिखिए, वो आपका दक्षिण अफ्रीका में है। आपको पढ़ाएंगे महासागर, इसलिए इसको फास्ट फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं, जनजाति वगैरह यहाँ से पूछता है कई बार, बुशमैन जनजाति हो गया, पिग्मी हो गया, तो सब आप कई बार क्वेश्चन में दिया है, उसको आप याद कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के बारे में 2-3 बार जान लीजिए। यह सबसे छोटा महाद्वीप है। ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस है। लिख दें, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, ये मूंगा की चट्टान मतलब कोरल रीफ आपको आगे पढ़ाया जाएगा, मतलब अभी जाने की जरूरत नहीं है। इसको लिख लीजिए ऐसे, मूंगे की चट्टान, क्या लिखे? ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। इंग्लिश में लिखिए, मतलब हिंदी में इसको लिखिए कोरल, कोरल, हाँ कोरल रीफ। ठीक, ब्रैकेट में हिंदी उसका होता है मूंगे की चट्टान। ठीक है, कोरल रीफ, देखिए कोरल रीफ थोड़ा सा जान लीजिए। कोरल रीफ 3 प्रकार के होते हैं, मतलब एक कोरल एक जानवर होता है, समुद्री जानवर होता है जिसका कैल्शियम कार्बोनेट से उसका मतलब खोपड़ी ऐसा होता है ना, जिससे घोंघा वगैरह होता है, वैसे ही होता है। जब ये मरता है तो जमा होने लगता है समुद्र की तलहटी में, और उसी से ये मतलब दीवार जैसा बन जाता है पूरा स्थल, उसको कोरल रीफ कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, एक होता है फ्रिंजिंग रीफ जो बिल्कुल सटा हुआ था चट्टानों से, एक ये बैरियर रीफ, और लास्ट में एक टॉल बनता है। तो उतना आपको डीपली जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जान लीजिए कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है यानी मूंगे की चट्टान, इसको हिंदी में कहते हैं, ये विश्व की सबसे बड़ी चट्टान है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक, एक और इसमें लिख लीजिए, अंतरिक्ष से दिखाई देने वाला यह एकमात्र स्थान है। तो एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये जो में कि अंतरिक्ष से हम किसको देख सकते हैं, तो उसमें ऑप्शन में था चीन की दीवार, चीन की दीवार, लेकिन चीन की दीवार नहीं है, ग्रेट बैरियर रीफ, उससे ज्यादा मतलब ये सही है।
ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ है जो अंतरिक्ष से ये दिखाई देता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में खत्म हो गया पूरा, एक अंटार्कटिका है, थोड़ा सा उसको भी जान लीजिए। देखिए, इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। जो नीचे था उसे मैप जो बनाए थे हम, बर्फ। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या नहीं पाई जाती है। अंटार्कटिका कुछ लोग ही हैं, लगभग 1000 के आसपास लोग होंगे जो सिर्फ वैज्ञानिक हैं, जो रिसर्च के लिए मांगते हैं। ठीक है, यहाँ जनसंख्या नहीं पाई जाती है। जैसे कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ जनसंख्या या सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, जनसंख्या नहीं पाई जाती है, तो आपका आंसर अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में है, तो जानते हैं। चलिए, इसको खत्म कीजिए आप लोग। बाकी जो इसमें लिस्ट दिया हुआ है चट्टान का कि किस महादेश का सबसे ऊंचा चट्टान कौन है, ये आप नोट बना लीजिएगा इसका, क्योंकि हो सकता है पूछ देगा कभी। एक स्टार देकर लिख लीजिए। इसमें एक और चीज है कि दक्षिणी गंगोत्री, इम्पोर्टेंट है। अंटार्कटिका में? हाँ, अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री ठीक है, भारत की अंटार्कटिका में स्थित एक शोध केंद्र है, या प्रथम शोध केंद्र है। देखिए, अंटार्कटिका में स्थित प्रथम शोध केंद्र, मतलब रिसर्च सेंटर, उसका नाम क्या रखा गया? दक्षिणी गंगोत्री। वहाँ पे आइस कैसे पिघल रहे हैं, मतलब वहाँ पे जैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा कोयला अंटार्कटिका के नीचे दबा हुआ है। जो अंटार्कटिका महादेश है ना, लेकिन क्या है कि कई किलोमीटर का बर्फ का परत है उसमें, आप उसको नहीं निकाल सकते नीचे से। तो सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला यहाँ अंटार्कटिका में नीचे और आर्कटिक में, रूस के ऊपर में जाएंगे तो एक आर्कटिक सागर या महासागर भी कई बार बोला जाता है उसको, आर्कटिक महासागर। हाँ, तो वहाँ पे है। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। खत्म हो जाना ही पूरा। सर एक और द्वीप खोजा गया है क्या? वो क्या? मतलब पृथ्वी के 71% हिस्से पे क्या है? जल है, और 29% हिस्से पे स्थल है। यहाँ पे जैसे हम लोग हैं, ठीक है? हाँ सर, ठीक है, तो इसको ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, एवं 29% भाग पर मरुस्थल होगा। चलिए, और सबसे ज्यादा जो जल है वो किसमें है? महासागरों में। देख लीजिए, पृथ्वी पर 4 महासागर पाए जाते हैं। पहला प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा है और सबसे गहरा भी है। ठीक, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, और चौथा आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा। थोड़ा सा 2-3 पॉइंट ले लीजिए। सबसे ज्यादा क्षारीय कौन है या लवणीय? सबसे ज्यादा सलाइन वाटर किसका है? सागर वो सर है लिख लीजिए। इधर अटलांटिक का सर। सबसे अधिक लवणता तुर्की के वान झील में। सबसे अधिक मतलब ऐसे पूछे कि किस सागर में, तो उसका आंसर अलग होगा। अब पूछेगा निम्न में सबसे ज्यादा लवणता किसमें पाई जाती है, तो तुर्की के वान झील। झील का नाम क्या है? वान झील। ठीक, इसमें जो लवणता है वो 330 ग्राम प्रति 1000, मतलब इसको बोलते हैं 1000 ग्राम अगर पानी लेंगे तो उसमें 330 ग्राम नमक निकलेगा। जैसे 1 रहता है तो क्या बोलते हैं आप लोग? प्रतिशत।
और एक और इसमें नीचे दे देंगे, हो जाएगा प्रति हजार, पर थाउजेंड। ठीक है, इतना इसकी लवणता है, लवणता वैसे में मापी जाती है। ठीक है, सबसे अधिक लवणीय सागर, ये क्या झील है, इस बात को समझिए आप। सबसे अधिक लवणीय सागर कौन है? मृत सागर। मृत सागर। जिसकी लवणता 250 या 40 ग्राम पर 1000 ग्राम। ठीक, ये दोनों एक एक करके महासागर को हम पढ़ेंगे। सर 238 सागर। ठीक है, मतलब रफली मान लीजिए, सही है। ये नहीं पूछेगा कितना होता है, पूछेगा कि सबसे ज्यादा कितना है। चलिए एक एक करके हम लोग टॉपिक दे दीजिए। प्रशांत महासागर, थोड़ा सा इसका भी मैप हम लोग देख लें। पैसिफिक ओशियन, एक बिल्कुल रफ मैप बनाते हैं, टाइम भी कम है। यहाँ से आपका रसिया शुरू होगा, यहाँ पे है, और नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक, आप लोग भी बना सकते हैं साथ में ही। जगह कम हो जाएगा नीचे। हो गया, इसको ऐसे आप कर दीजिए, घेर दीजिए इसको। बिल्कुल देखिए ऐसा बनाइए कि आपको समझ में आना चाहिए, बस समझ रहे ना, कैसा ही बने बस आपको समझ में आ जाएगा। गांधी जैसा। हाँ, ये क्या है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ आपका एशिया, नीचे इंडोनेशिया वगैरह है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। इसके बारे में एक दो पॉइंट लिख लीजिए। यहाँ पे आपका था फिलीपींस, यहाँ पे जापान वगैरह। फास्ट तेजी में बनाइए क्योंकि टाइम कम है। बोलिए सर, लिख रहे हैं। हाँ लिखिए, यह सबसे बड़ा एवं सबसे गहरा सागर है। महासागर है। ठीक है, इसके सबसे गहरे बिंदु लिखा चुके हैं मेरा टेंस है। एक पॉइंट अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं उसको भी। इसकी गहनतम बिंदु मेरियाना ट्रेंच है। 11-28 का। हाँ, 11,22 मीटर। इसकी गहनतम बिंदु क्या है? मेरियाना ट्रेंच। बाकी कुछ फैक्ट है कि यह एक बड़ा दो भाग पे फैला हुआ है पृथ्वी के, तो वो सब कभी पूछेगा नहीं कि कितने भाग में फैला है। ठीक, आप इस महासागरीय जलधाराएं पढ़ सकते हैं आप इसमें। चलिए मेरे टॉपिक दीजिए, प्रशांत महासागर की जलधाराएं। देखिए जलधाराएं दो तरह की होती हैं।
एक गर्म जलधारा और दूसरी ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा किसको बोलते हैं, समझ लीजिए थोड़ा सा। ये अर्थ मान लीजिए हो गया, ठीक। ये बीच में विषुवत रेखा होगा, इक्वेटर हो गया, जहाँ सबसे ज्यादा मतलब वर्ष पर क्या होता है, सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ, हाँ वर्षा भी होता है, जिससे यहाँ पे ये बहुत ज्यादा गर्म होता है ना, इक्वेटर। जो जलधारा मतलब समुद्र यहाँ भी है, अगर जलधारा यहाँ से ध्रुव की तरफ गई, दोनों तरफ, ठीक, तो वो गर्म जलधारा होगी। क्यों हुई गर्म जलधारा, क्योंकि जो समुद्र है विषुवत रेखा पे, वो सूर्य के कारण वो वहाँ पे जो पानी है वो गर्म हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, दोनों तरफ वो जाता है। अगर ध्रुव तरफ दोनों तरफ जाता है तो ये जाएगा तो अपने साथ जो ध्रुव पे क्या होता है, पानी ठंडा होगा तो उस पानी को ये गर्म करते जाता है। बात समझ में आ रही है ना सर? चलिए फिर से समझिए। हाँ, ऊपर की तरह इक्यो मरुस्थल होते हैं, क्या क्या, ऊपर के तरह नॉर्थ की तरह इक्यो मरुस्थल आ जाते हैं सर। तो फिर उत्तर की तरफ क्यों, हाँ, मरुस्थल के ऊपर ही होते हैं सर। सबसे ज्यादा ये मरुस्थल देखिए ऊपर ही इसको क्यों मिला? देखिए, ये वायुमंडल नहीं, ये पानी है, समझ रहे हैं ना। जी। जब पानी यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए स्थल घटा गया, यहाँ से ऐसे जा रहा है, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, नहीं तो देखिए समझ लीजिए आप। विषुवत रेखा क्या है, पृथ्वी घूम रही है, रोटेशन हो रहा है। किधर से रोटेशन हो रहा है, पश्चिम से पूरब की तरफ, समझिए पश्चिम से पूरब की तरफ क्या है, तेज से नाच रहा है। तो जो समुद्र है वहाँ पे, महासागर है, मान लीजिए अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर है, उसका जो पानी है वो तो स्थिर है और पृथ्वी से घूम रही है, तो पानी क्या चाहेगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में पानी जाएगा। बात समझ रहे हैं। और मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पे विषुवत रेखा पे महासागर का जल है, ऐसे तेजी से ऐसे घूम रहा है, तो पानी क्या चाहेगा वो कि वो इधर जाएगा, इधर से इधर। तो यहाँ पे जो समुद्र के पानी की जो दिशा होती है वो इस साइड होती है, ऐसे मतलब पूरब से पश्चिम। बात समझ रहे हैं। लेकिन जब जैसे आगे जाती है तो क्या मिल जाता है हमको, महादेश मिल जाता है, मतलब स्थल मंडल मिल जाता है। आगे कैसे जाएगा, रास्ता रुक गया तो उसको तो जाना है ना। तो स्थल मंडल के साथ वो जो एक भाग होगा उसका ऊपर वाला, मतलब जो उत्तरी गोलार्ध में है, वो ऐसे चला जाएगा ऊपर की तरफ, यानी उत्तरी ध्रुव के तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है। और जो नीचे वाला भाग है उसका वो इधर से टकरा के नीचे आएगा। क्या है कि विषुवत रेखा का पानी है, ये गर्म है, इसलिए जिधर भी जाएगा वहां की क्या करेगा, वहां गर्म करते जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए दूसरी होती है ठंडी जलधारा। वो क्या होता है कि वो ध्रुवों से, दोनों तरफ ध्रुव है, ध्रुवों से वो विषुवत रेखा की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे बर्फ है, यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं या नहीं के बराबर पड़ती हैं, तो क्या ये बहुत ठंडे होते हैं। और जब ये जाएंगे ध्रुवों की तरफ तो अपने साथ जो भी इलाके में आएगा पानी संपर्क में उसको ठंडा करते जाएंगे। बस में इसलिए इनका नाम क्या है, ठंडी जलधारा। जलधारा का मतलब समझ रहे हैं, मतलब एक जल है जो समुद्र का ऊपरी परत होता है, वो चल रहा है। कैसे चलता है, हवा के चलते। हवा जैसे बहती है, आपको जब पढ़ाएंगे कि पछुआ कौन है, व्यापारिक कौन है, मतलब ठीक है, ट्रेड विंड्स। तो जब वो चलते हैं, हवाएं चलते हैं समुद्र के ऊपर से, तो घर्षण होता है पानी में। ऐसे भी देखते हैं नदी में या तालाब में, जब पानी ऐसे चलेगा तो ऐसे उसका एक धारा बन जाता है। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ समुद्र में लागू होता है। जब धाराएं चलती हैं, सॉरी हवाएं जब चलती हैं, तो क्या करती है, समुद्र के पानी के ऊपरी परत को, समझ रहे हैं, नीचे का पानी नहीं, सिर्फ ऊपरी परत को वो अपने साथ बहा कर ले जाती है। उसी को हम लोग जलधारा बोलते हैं। समझ में आ गया। तो दो तरह की जलधारा, ये भी समझ में आ गया। गर्म जलधारा किसको बोलते हैं, ये भी समझ में आ गया। ठंडी जलधारा किसको बोलते हैं, ये भी समझ में आ गया। लिखाएंगे नहीं क्योंकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं हैं, हमको इसको जानना है, ठीक है। पहले प्रशांत ही पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे है आपका विषुवत रेखा, ठीक। विषुवत रेखा क्या होता है कि शुरू में क्या होगा, जलधारा पहले पूरब से पश्चिम की तरफ जो समुद्र का पानी है वो चलेगा प्रशांत महासागर में। यानी शुरू में आपका ऐसे चल रहा है ना। जब बीच में है तो ये आइलैंड हटा गया इसको, मतलब द्वीप छोटा सा, तो क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला पानी है वो ऊपर आने लगेगा, वैसे ही नीचे भी आएगा, ठीक है। और नीचे वाला नीचे आ जाएगा, यानी दो भागों में ये बढ़ जाएगा। चूंकि ये विषुवत रेखा पे है तो इस धारा में क्या बोलेंगे,
ये चूंकि उत्तर में है, नीचे क्या है, ये दक्षिण में है, इसको बोलते हैं हम लोग उत्तर उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, ठीक है। और नीचे वाले क्या बोलेंगे, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। जब ये ऊपर जाता है, ठीक, ऐसे जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे कोस्ट है मतलब तट है, तो इसी के आधार पे ये चला जाएगा, ऐसे जाके यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ थोड़ा सा ये गर्म करेगा इसको, ठीक है। ये जो नीचे आएगा ये ऑस्ट्रेलिया से होकर और नीचे चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे, समझ रहे बात को, ये नीचे आ गया। उसी तरह दूसरी जो जलधारा है वो ध्रुव से आएगी ऊपर से, या नीचे स्पेस कम जाएगा, वो ऐसे नीचे से आएगा, सॉरी ऊपर से, और यहाँ पे ऐसे नीचे तक आएगा, ठीक है। एक यहाँ नीचे है होगा दक्षिणी ध्रुव, नीचे से आएगा वो, और ऐसे यहाँ से इस समुद्र तट के, ये क्या है, दक्षिण अमेरिका है, इससे होकर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसी का आपको नाम लिखना, ये है क्या, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, नीचे ये दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। ये जो नीचे ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती है, और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है, इसका नाम क्या होगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये, ठीक है। ये जलधारा जो है ऊपर की तरफ जा रही है, इसका नाम होता है क्यूरोसियो जलधारा। देखिए उसमें लुसेंट में क्या है कि ये डायरेक्ट आपको लिस्ट दे दिया है धारा का, आप यहाँ देख पा रहे हैं कैसे कौन धारा कहाँ जाता है, कैसे नाम है उसका, ठीक है, क्यूरोसियो जलधारा। ऊपर से ये जो जलधारा आता है इसका नाम है यहाँ पे ओयोसियो, ओयोसियो जलधारा है। एक बगल में एक और जापान की तरफ से धारा निकलती है, ऐसे बाद में जाकर मिल जाती है, इसका नाम है क्यूराइन। क्यों सर अलग अलग नाम है? देखिए बहुत धाराओं का क्षेत्र विशेष का नाम पे है, जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का बगल से निकल रहा है पूरब से, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो वहाँ पे क्यूराइन का मतलब यहाँ पे कुछ नाम होगा, स्थानीय लोगों का नाम होगा या कोई ऐसा जगह होगा जिसका नाम होगा, उसी आधार पे ये नाम रख दिया गया है, ठीक है। सो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है ऐसे? कि निम्न में से कौन प्रशांत महासागरीय जलधारा है, ऐसे पूछ सकता है, समझ रहे हैं, या फिर निम्न में से कौन गर्म जलधारा है, मतलब उसको पूछने के लिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सर एक बात है, यही लिखा है ना, जो रेड कलर में लिखा है, कौन गर्म है, कौन देखिए अलग जो रेड कलर में दिख रहे वो हैं गरम। वो गर्म है, और जो ब्लैक में लिख रहे हैं वो ठंडा, इसलिए हम ये मैनेज करके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जब ये देखिए, यहाँ पे अमेरिका है, और ये जो ऐसा भाग दिखाई है कैलिफोर्निया है, तो ये जो धारा यहाँ पहुँचता है वही सेम धारा, वही उसकी धारा जिसको बताया हम लोग, जब यहाँ पहुँचता है इसका नाम होता है कैलिफोर्निया धारा। कैलिफोर्निया। देखिए लिस्ट हम भी याद रखने की कोशिश की थी धारा का, लेकिन कभी याद नहीं होता, क्योंकि 3-4 महासागर हैं, मतलब चारों हैं, चारों में नहीं पड़ेगा, 3 में आपको धारा पढ़ना पड़ता है, तो क्या याद नहीं होता, इसका उसमें मिक्स हो जाता है, लेकिन क्या है ये मैप से आपको सब पता चल जाएगा अच्छे से। ये जो धारा जाता है इसका नाम है हम्बोल्ट। कोई देश था क्या सर? हाँ नहीं, हम्बोल्ट भी देश नहीं है, मतलब नाम रख देंगे, कई सारे, मान लीजिए किसी ने खोज किया इसको, उसी का नाम पे रख देंगे, तो वही चीज़ है, ठीक है। इसको आप तेजी बना लीजिए आप, सर बनाएंगे बस लिख लेंगे गर्म हवाएं और देखिए आपको जैसे लगे, आपको लगता है ये है कि आपको हो सकता है कि लंबे समय तक ये याद रहे मैप से, क्योंकि ओसियो है वैसे जा रहा है आपके, मतलब ऊपर है, आप जैसा चाहें। ऐसे तो सर बहुत देशों का मिट्टी कट रहा होगा ना। देखिए इरोजन होता है, कोस्टल इरोजन होता है, महासागरीय जब ज्वार हटाए जाते हैं उससे इरोजन होते हैं।
जिसको भी खत्म टाइम हो गया, फास्ट फास्ट लिखवा दी क्या, सिर्फ नाम ही अटलांटिक वगैरह का नाम लिखवा देते हैं। अगले बार आपको उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे, मतलब वायुमंडल को, स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है, हाँ कंपोजिशन वगैरह। तेजी में लिखिए फिर अटलांटिक महासागर, तेजी में इसको आज खत्म कर लीजिए। सर देखिए इसकी आकृति अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह है। इसकी गहनतम बिंदु किसकी, अटलांटिक की, प्यूरिटो रिको। ये भी एक ट्रेंच है जो कैरेबियाई आइलैंड के पास है, प्यूरिटो रिको ट्रेंच है, ठीक। इसके बीच में, अटलांटिक महासागर के बीच में उसको हिंदी में बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज, मध्य अटलांटिक कटक पाया जाता है। यह अमेरिका और यूरोप को अलग करता है। स्टार्ट देख लीजिए, सार्गेसो सागर, अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। सर कौन सा था? शरीर सार्गेसो सागर में पाया जाता है। महासागरीय जल धाराएं, इसका भी लिख लीजिए, तेजी में लिखिए। नहीं सर, गर्म जल धारा में लिखिए, गल्फ स्ट्रीम, इसकी बहुत फेमस जल धारा है, गल्फ स्ट्रीम ऐसे लिखा जाता है। स्ट्रीम गल्फ स्ट्रीम हो गया। उसके बाद ब्राजीलियन धारा, ब्राजीलियन धारा हो गया। बस ये दो धारा इसकी, ठंडी ठंडी में हाँ ठंडी जल धारा में लिखिए, लेब्राडोर जल धारा, ये बहुत फेमस है इसकी। बेंगुएला भी बहुत फेमस है इसकी, बेंगुएला जल धारा। और कनारी जल धारा, सर कनारी है, हाँ कनारी, हिंद महासागर में लिख लीजिए, हिंद महासागर। यह एक अर्ध महासागर है, अर्ध महासागर, अर्ध महासागर का मतलब है कि जैसे जो बाकी ओशियंस हैं, मतलब महासागर हैं, ये उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक फैला है प्रशांत, उसी तरह अटलांटिक में देखेंगे ऐसे एस के कारण उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक फैला है। लेकिन हिंद महासागर क्या है, उत्तरी ध्रुव में ऊपर जब आता है वो तो भारत में जाता है, समझ रहे हैं ना, उत्तरी ध्रुव तक नहीं सटा हुआ है, इसलिए वो क्या बोलते हैं, अर्ध अर्ध महासागर। महासागर। देखिए इसका सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, हो गया। जलधारा लिखिए इसकी, मोजाम्बिक की जलधारा, गर्म में हाँ गर्म जलधारा है वो। जी। उसके बाद अबुल हास, अबुल हास ऐसे लिखते हैं, अबुल हास की जलधारा,
हो गया? ठंड में और ठंडी में पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ये हो गया, टाइम भी हो गया है, तो बंद कर दो। ठीक है, तो आर्कटिक एक बचा हुआ है, उसको थोड़ा सा 2-3 पॉइंट उसमें लिखवा देंगे। अगले क्लास में आपको वायुमंडल पढ़ाएंगे, वायुमंडल का स्ट्रक्चर और उसका कैसे क्या क्या कंपोजिशन है वो सब।